आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इनसाइड स्टोरीज़ हैं जो हमेशा की तरह पाकिस्तान का मीडिया सेंसर कर रहा है, ये वन बाय वन आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। राजा साहब, 3 खबरें जिस पर तफसील से बात करेंगे। एक तो शहबाज शरीफ साहब जो इंटरनेशनल मुआहदे हो रहे हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। KPK का जो बजट है वो पास होने जा रहा है आज। इमरान खान की जो रिहाई तहरीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कैसे चलाएगी, क्या इनके एजेंडे में शामिल है भी या नहीं, इसका भी हाल अहवाल अपने सुनने वालों के साथ शेयर करेंगे। और कल जुमेरात का दिन था, 6 लोगों की लिस्ट गई और इन 6 लोगों में कौन शामिल हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों एहतजाज नहीं करती, इसका भी एक मुकम्मल हाल अहवाल अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और राय साहब, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक बयानिया जो बनाया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और मैं इसका एक बैकग्राउंडर आप तमाम सुनने वालों के सामने भी दोस्तों रख दूं कि खान साहब जब जेल में थे तो राय साहब आपको याद है इमरान खान ने कहा था कि फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, और हम अपनी फ़ौज को कमज़ोर कभी भी नहीं होने देंगे। अगर फ़ौज कमज़ोर होगी तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा, क्योंकि फ़ौज की ताकत अवाम से है। राय साहब, शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब ये बातें सुन रही थी तो उन्होंने मज़ीद इख्तलाफात बढ़ाने की कोशिश की। ये उन दिनों की बात है जब खान साहब जेल में थे और पाकिस्तान में हुकूमत और इसके इत्तेहादियों की बका इसमें थी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान ये लड़ाई जारी रहे। उन्होंने बड़ा कैपिटलाइज इस लड़ाई के ऊपर किया, बड़ा फ़ायदा उठाया। हुकूमत के बेनिफिशरी वो हैं और भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया। खान साहब ने उस वक्त भी कहा था कि मैं अगर बाहर आ गया तो मैं किसी से कोई बदला नहीं लूँगा। राय साहब, उसका बैकग्राउंड ये था। फिर दूसरी चीज़ अगर आपको याद हो राय साहब, बुशरा बीबी पेशावर में मौजूद थी और ये 190 मिलियन पाउंड की सज़ा से पहले का मामला है। उनके ख़िलाफ़ टाउट्स ने और न जाने कितने लोगों ने बयानियाँ बनाने की कोशिश की कि ये तो KP असम्बली की हाज़िरी लगवाती हैं, मिनिस्टर्स आकर पहले यहाँ पर हाज़िरी लगवाते हैं फिर कहीं और जाते हैं, हिसाब किताब हो रहा है। कईयों ने झूठे बयानी बनाने की कोशिश की, करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, और फिर अली बिन गंडापुर के साथ उनका एक पूरे का पूरा एपिसोड भी हुआ। आपको याद होगा कि बुशरा बीबी का पहली मर्तबा हमने कोई वीडियो पैगाम सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि खान साहब कभी भी किसी से कोई इंतकाम नहीं लेंगे, सबको माफ़ कर देंगे, और अगर किसी के जहन में कोई बात है कि इमरान खान बाहर आकर इंतकाम लेगा तो ये उसकी खाम ख्याली है। राय साहब, सिस्टम में मौजूद लोगों ने जिनकी कुर्सियां ख़तरे में थी यानी हुकूमत, उन्होंने जाकर इसके ऊपर बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया कि छोड़ेंगे नहीं, करेंगे नहीं। राय साहब, आज दोबारा से ये बयानियाँ हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। माहौल कुछ ऐसा हो गया कि पीपल्स पार्टी का जो फजंद जरदारी है, जो इस जमात का करता धरता है, वो पार्लिमान के फ्लोर पर PTI की तारीफ़ें उसने शुरू की हुई हैं। PTI का वो शुक्रिया अदा कर रहा है, वो PTI के साथ मिलकर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की बात कर रहा है। और दूसरी तरफ डराने धमकाने की बात भी हो रही है नून लीग को भी। आप देख लें कि कभी शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं होता, कभी वो स्विट्ज़रलैंड नहीं चाहते, कभी कहीं, और बाकी बातें भी इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इमरान खान कभी भी बदला नहीं लेगा। नूरी नियाज़ी ने जो बात कही थी कि ये लोग भूल जाएंगे, इमरान खान अगर बाहर आएगा तो इमरान खान इनको बताएगा और इमरान खान उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। राय साहब, आप इससे इत्तफाक करते हैं? आपके नज़दीक खान साहब बदला लेंगे, और बदला लेकर क्या करना? अगर बदला लेना होता तो इससे पहले कई आपको मौके मिले। देखिए हाशमी साहब, इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक जो एक नया दावा किया गया है उस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले आपके सवाल का जवाब कि क्या इमरान खान साहब अगर रिहा हो गए तो उसके बाद इमरान खान साहब बदला लेंगे या नहीं लेंगे, और क्या उनको बदला लेना चाहिए, और एक आइडियल सिचुएशन क्या है। अब इसके अंदर 2 पहलू हैं और दोनों ही बड़े दिलचस्प पहलू हैं, दोनों नुकात बड़े दिलचस्प हैं। पहला नुक्ता तो ये है कि अगर इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है, अब 1050 दिन हो गए हैं इमरान खान साहब को कैद किए हुए, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स।
1050 दिन से इमरान खान साहब कैद हैं। इमरान खान साहब को इंसाफ नहीं दिया गया। इमरान खान साहब के लिए अदालतों को मुकम्मल तौर पर उनके ऊपर कू किया गया और अदालतों के जजेस जो हैं वो आप ये कह लें कि इस बात पर आज खुद ज़ाहिर है कि उनकी अपनी भी इसके अंदर मर्जी और मंशा शामिल थी, तो वो फोर्स थे कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले सुनाएं, एक तरफा फ़ैसले सुनाएं। और जिस तरह से फिर जस्टिस डोगर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया, जिन हालात में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जाना पड़ा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को जाना पड़ा और उससे पहले 2 मज़ीद जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको जाना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि पूरा जो निज़ाम था ये इमरान खान साहब को ना सिर्फ इलेक्शन में शिकस्त देने के लिए, जो कि वो शिकस्त नहीं दे सका 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, तो इसके लिए भी ये पूरा निज़ाम इकट्ठा था। और फिर यही निज़ाम इलेक्शन कमीशन से लेके आपकी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट्स और जितनी आपकी ज़ैली कोर्ट्स हैं वो सब मिल के इमरान खान साहब को जेल के अंदर डालने और जेल के अंदर रखने के लिए सिंक्ड होके काम कर रहे थे। और फिर इसी तरह जो जेल के हुकाम हैं, यानी आपके जेल सुपरिटेंडेंट और जेल के जो दीगर हुकाम हैं, वो भी उन्हीं अहकामात के ताबे हैं जिन अहकामात के ताबे इस वक्त आपकी अदालतें हैं। क्योंकि अदालत अगर एक खाना पूरी करते हुए इमरान खान साहब के साथ मुलाकात का हुक्म देती भी है, तो तब भी सुपरिटेंडेंट जेल जो हैं वो उस हुक्म को नहीं मानते। तो इसका मतलब है कि पूरा निज़ाम जो है, पूरे का पूरा निज़ाम और इस निज़ाम के जितने लोग हैं वो इमरान खान साहब को पहले इलेक्शन में धांधली करके उनसे उनका इक़्तिदार छीना गया और उसके बाद उनको ज़बरदस्ती जेल में डाला गया और जेल में रखने के लिए भी अब भी वही सारे हरबे आजमाए जा रहे हैं और पूरा निज़ाम और निज़ाम के इदारे जो हैं इसमें यकसा तौर पर शरीक हैं। अब इमरान खान साहब अगर रिहा हो जाते हैं तो 2 ऑप्शन इमरान खान साहब के सामने होंगे। एक ऑप्शन ये होगा कि इमरान खान साहब दरगुजर कर दें। इमरान खान साहब एक बहुत बड़े स्टेटमेंट्स की सूरत में, एक बहुत बड़े कौमी लीडर की सूरत में एक नया कंसेंसस बनाएं और ये कहें कि मेरे साथ जो कुछ किया गया वो तो चले हो गया, मैं इसका बदला नहीं लूँगा। लेकिन उसके बावजूद दरगुजर करने का मतलब ये नहीं है कि उसके बाद इमरान खान साहब जिन हालात से गुज़रे और जिस वजूहात की बिना पर इमरान खान साहब को जेल में रखा गया, इमरान खान साहब उन वजूहात को दूर ना करें। इमरान खान साहब को एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि दोबारा खान साहब को या किसी और को इस तरह के हालात से गुजरना ना पड़े, यानी इस तरह की नाइंसाफ़ी ना हो। अगर वो ये करें कि सिर्फ दरगुजर कर दें और जो मौजूदा सिस्टम है ये अपनी इसी हालत में मौजूद रहे, तो दोबारा इमरान खान साहब या कोई और लीडर जो है, पॉलिटिकल लीडर या कोई और, वो इसका निशाना बन सकता है। अच्छा, वैसे बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन मसला ये कि आज तक एस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे को सज़ा नहीं हुई थी एक को, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जी, आपको नहीं लगता कि खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की हद तक, सवाल ले लें फिर आप उस पर ऐड कर दीजिएगा, कि इस्टेब्लिशमेंट की हद तक तो मामला जो हैं वो फुल स्टॉप लग सकता है, लेकिन हुकूमतों की और सियासतदानों की हद तक, क्योंकि ये ज़्यादा पुश करते हैं, उसकी एक और मैं आपको वजह बता देता हूँ। क्योंकि बेनिफिशरी भी ये हैं और दूसरी तरफ खान साहब ने तो अपनी पॉलिटिकल करियर के दौरान इन लोगों से हाथ नहीं मिलाया। 8 फरवरी 2024 को हुकूमत बनाने की पोजीशन में थे, तब हाथ नहीं मिलाया। खान साहब मुतादिद मौक़ों पर पोजीशन में थे कि हाथ मिलाते, लेकिन उस वक्त भी नहीं मिलाया। इमरान खान को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अंधेरे में रखकर बाबूजी को बाहर निकाल दिया। अगर पता होता तो कभी भी इनको बाहर ना जाने दिया जाता। तो खान साहब को तो अंधेरे में भी रखा गया। और दूसरी बात कि इमरान खान सियासी जमातों से हाथ उन्होंने अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में नहीं मिलाया। ये एक दलील हो सकती है इस पूरी सिचुएशन के अंदर कि इमरान खान इनको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। क्योंकि नहीं, ये तो इसका मतलब होगा कि मुकम्मल तौर पर सरेंडर होगा। इसका मतलब है मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ होगा कि आप कहें कि पॉलिटिकल ताकतों के साथ मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, इस्टेब्लिशमेंट के सामने मैं कहूँगा कि ठीक है जी समझौता हो गया। ये तो इन पॉलिटिकल जमातों की तो कोई मजाल ही नहीं है ना।
इनकी क्या हैसियत है हाशमी साहब कि ये इमरान खान साहब को जेल में डालते हैं? क्या आपका ख्याल है कि ये शहबाज शरीफ ने इमरान खान साहब को जेल में डाला या इनकी नहीं 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 कोई नहीं, ये हैसियत सवाल थी? नहीं है, डाला उन्होंने नहीं है। मसला ये कि उनको किस तरह हम ठीक करेंगे फिर? अब क्या मैं तरीका उसी है? वो तो तरफ आ सजा रहा काट रहा है, मैं पॉटी बाहर नहीं निकलती। सात सात लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं तो वो एहसान जताते हैं ट्विटर के ऊपर चढ़ के कि हमने इमरान खान की 7 नस्लों के ऊपर एहसान कर दिया। वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। मैं उसी तरफ आता हूँ। मैंने कहा कि जो पहला ऑप्शन है वो जो मैंने एक्सप्लेन किया, दूसरा ऑप्शन ये है कि जिसके मुतालिक आर्गूमेंट दिया जाता है दोनों ऑप्शंस के मुतालिक, वो है ये कि आप अकाउंटेबिलिटी करें। जब आप अकाउंटेबिलिटी करते हैं, यानी इमरान खान साहब अगर रिहा होते हैं, इमरान खान साहब इक़्तिदार में आते हैं, इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ, उनकी पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, या जो भी पॉलिटिकल कैदियों के साथ हुआ, सियासी जमातों के साथ हुआ, आप उसकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं तो एक एग्जाम्पल सेट होती है। नेक्स्ट टाइम जो है उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट होती है, और उसके अंदर बहुत बड़े रिस्क भी होते हैं। जैसे मियाँ नवाज शरीफ ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक ट्रायल करने की कोशिश की और उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश की, और उसकी कीमत जो है फिर मियाँ नवाज शरीफ को पे करनी पड़ी, उसकी कीमत उनको अदा करनी पड़ी। और मियाँ नवाज शरीफ तो चूँकि पॉपुलर भी नहीं थे, वो कोई मकबूल भी नहीं थे, तो वो एक तरन वाला थे इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि अच्छा, एक तो ये हमारी वजह से हमेशा इक़्तिदार में आए, एक तो इनकी करप्शन की फाइलें भी हमारे पास मौजूद हैं, और उसके बाद ये हमारे एक साबिक फ़ौजी सरबराह का ट्रायल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखें कि जनरल राहिल शरीफ जो कि ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ की चॉइस थे, उनके लगाए हुए आर्मी चीफ थे, और उस दौरान भी साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल नहीं होने दिया गया, हालांकि वो ट्रायल होना चाहिए था। वो ट्रायल होना चाहिए था ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो, लेकिन उस वक्त वो ट्रायल नहीं होने दिया गया। फिर जनाब बाजवा ने, चूँकि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने अगरचे एक गैर आइनी इक़दाम करते हुए नून लीग की हुकूमत को रुखसत किया था, मुकम्मल तौर पर गैर आइनी इक़दाम करते हुए, लेकिन उसके बावजूद साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ जो पहले उनके 5 साल थे उसमें वो मकबूल थे, उनकी एक मकबूलियत थी, यानी वो एक ज़ाती आप कह लें कि उनकी शख्सियत थी, उसकी वजह से वो मकबूल थे। और उसके अंदर आप ये फैक्टर भी ले लें कि मियाँ नवाज शरीफ इतने गैर मकबूल थे कि एक डिक्टेटर को भी लोगों ने, उस वक्त पाकिस्तान के लोगों ने कबूलियत बख्शी। लेकिन उसके बावजूद जनाब बाजवा ने जनाब मुशर्रफ की मकबूलियत का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। जब जनाब मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक अदालत ने फ़ैसला दिया तो उस वक्त एक स्टेटमेंट आ गया ISPR से कि इस तरह के फ़ैसले को हम नहीं मानते, या इस तरह के फ़ैसले पर फ़ौज को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि जनाब मुशर्रफ पाक फ़ौज के हीरो हैं। तो ये उस वक्त स्टेटमेंट आ गया था जब जनाब बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट थी। अच्छा, अब जो एक आर्गूमेंट है कि इमरान खान साहब को बाहर आके अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, वो आर्गूमेंट इस किस्म का है कि जब आप अकाउंटेबिलिटी करते हैं तो एक एग्जाम्पल सेट होती है, तो शायद आगे जाकर दोबारा कोई भी इस तरह के काम ना करे जो कि इमरान खान साहब के साथ किए गए हैं, कोई भी कुव्वत इस किस्म का काम ना करे। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको देखें तो ऑप्शन 1 जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब को और इस मुल्क को सूट करता है, मज़ीद इंतशार ना फैले। और वो ऑप्शन 1 अमेंडेड किया है, वो ये है कि जब इमरान खान साहब की अगर रिहाई होती है, इमरान खान साहब बिल्कुल दरगुजर करें, लेकिन उसके साथ एक नया सिस्टम डेवलप करें। उन्हें वो ये एक लकीर खींचें, एक रेड लाइन खींचें कि इससे पहले तो जो हो गया सो हो गया, अब नहीं होगा, और अब अगर किया गया तो कानून बनाएं कि उसके क्या नताइज होंगे। अगरचे कवानीन पहले भी मौजूद हैं और उन कवानीन की कोई परवाह नहीं की गई, लेकिन बहरहाल कोई ना कोई रेड लाइन जो है वो इमरान खान साहब खींचें, एक कंसेंसस बने, एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, फ़ौज अपनी कानूनी और आइनी हदूद के अंदर मुकम्मल तौर पर रहे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपनी कानूनी और आइनी हदूद में रहें, और फिर जो आपका इलेक्शन कमीशन है इसको रीफॉर्म किया जाए और रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए इसको, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब जैसे, उनका सफाया किया जाए। और ये पूरा एक प्रोसेस होगा, यानी एक पूरा जिसको हम कहें आम अल्फाज में कि भल सफाई। तो ये ऑप्शन है कि दरगुजर कर दें लेकिन एक नया सिस्टम बनाएं। ये बेस्ट ऑप्शन है जो कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के दरमियान का है, क्योंकि ऑप्शन 2 पे भी आप जाएंगे
आप अगर एग्रेसिवली बिल्कुल ठीक है। अकाउंटेबिलिटी करेंगे तो जाहिर है कि वही जी। काम हो सकता है जो मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ था सदर मुशर्रफ का एहतसाब करते हुए। बिल्कुल सही है। मैं इसमें कंडीशन ये कर दूँ राजा साहब, आज कुछ डेवलपमेंट्स ये हुई हैं और डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में खान साहब के हवाले से तो हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली बात कर ली, लेकिन बजट के मामले में मैं कुछ चीज़ें ऐड कर दूं कि एक तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कल पूरे साल का बजट यानी आज पेश करेगी और सोहेल अफरीदी 3 माह के बजट पर गौर कर रहे थे, लेकिन इसमें कानूनी पेचीदगियाँ आ रही थी। सूबाई काबीना से मंजूरी के बाद कल 2 बजे इजलास बुलाया गया जिसमें बजट पेश किया जाएगा। शौकत यूसुफजई ये कहते हैं कि कल यानी आज पेश किए जाने वाला बजट सरप्लस या मुतवाज़न नहीं, तकरीबन 50 अरब खसारे का बजट होगा। बजट में कोई नया टैक्स नहीं पहली बार मतवक़्क़ी आमदन को देखते हुए हकीकत पसंदाना बजट तैयार किया गया जो अवामी उमंगों का अकास होगा। क्रेडिट गोज़ टू वज़ीर आला सोहेल अफरीदी एंड वज़ीर आला वज़ीर ख़जाना मोहम्मद मुज़म्मिल असलम साहब ने क्रेडिट भी दे दिया। तनख्वाहों में पेंशन में 7% इजाफा है और 22 और 25 के अलाउंसेस को BPS में एडजस्ट करने के बाद इजाफा किया गया। तो ये सब कुछ हुआ। नाराज़ अरकान ये कहते हैं कि किससे मुशावरत पर आप ये बजट पास कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि बजट में है क्या। इमरान खान से मुलाकात हो जाए फिर सारा बजट लेकर आ जाएं। कल इस लंबी इजलास में हमारे हम ख्याल 35 अरकान शिरकत करेंगे। बजट इमरान खान के विजन के मुताबिक हुआ तो हम लोग मुशावरत करेंगे। अगर बजट पेश ही करना था तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सूबाई वज़रा धड़ल्ले से क्यों कह रहे थे कि बजट पेश नहीं होगा जब तक मुलाकात नहीं होती। और दूसरा, क्या तहरीक इंसाफ को कोई यकीन दहानी करवाई गई है। थोड़ा सा फैसल वाडा साहब टीवी पर बैठ के कह रहे थे कि आप आएँ 3 महीने का बजट पास करवाएं, 1 साल 2 साल मैं आपको डील की ऑफ़र कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि ये ताने बाने फैसल वाडा साहब के हाथ में वहाँ से हिलाए जा रहे हैं और या कुछ गारंटीज़ हैं, कुछ श्योरिटीज़ हैं, नो वे बी टू सीन, वो नज़र ही नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनका एक अपना पॉलिटिकल नैरेटिव है, उसे वो बना रहे हैं। खान साहब की रिहाई का नैरेटिव है, वो कैसे बना रहे हैं, ये उनका स्टाइल है। अली बिन गंडापुर का स्टाइल क्या था कि 3 धरने दिए, आगे बैठे और एंड टाइम पे जब मंजिल करीब थी भाग गए। इनका स्टाइल ये है कि स्ट्रीट मोबिलाइजेशन, इश्क इमरान में मारे जाएंगे, वो सब बातें कर रहे हैं, लेकिन पहली कॉल कब देंगे ये इनका स्टाइल है, वो नहीं देते। तो बजट पास ना करना, फैमिली का कहना कि जून का महीना इंपॉर्टेंट है, कुछ मनवा लो, मेरा ख्याल है कि सब हवा हो गया। अब तो तमाम लोग अली बिन गंडापुर से भी मैं सब कहने पर मजबूर हो गया कि ये नकम्मी क़यादत निकली है। राय साहब, नकम्मी, बिल्कुल नकम्मी क़यादत निकली है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। देखें, इसके पीछे अब एक और ख़बर लॉन्च की गई है और उस खबर में ये कहा गया है कि इमरान खान साहब की रिहाई नवंबर में हो जाएगी। अब ये जो ख़बर लॉन्च करवाई गई, ये इस कॉन्टेक्स्ट में लॉन्च करवाई गई कि जब कुछ सहाफ़ी इससे पहले ये ख़बर बहुत ही अपने तौर पे मुसद्दक़ा अंदाज में दे रहे थे मार्च के अंदर, फ़ेब और मार्च में, कि इमरान खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट की डील हो गई है। इमरान खान साहब अब किसी भी वक्त उनके लिए एक तैयारा जो इस्लामाबाद का एयर बेस है, नूर खान एयर बेस, वहाँ पे तैयार खड़ा है और किसी भी वक्त इमरान खान साहब वहाँ से रवाना हो जाएंगे। इमरान खान साहब की बहुत सी शराइत इस्टेब्लिशमेंट ने मान ली हैं और बदले में इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की एक शर्त मान ली है कि चलें, मैं मुल्क से बाहर चला जाता हूं, और ख़ान साहब को कहा गया है कि आप 1-2 साल बाद वापस आ जाएं, इक़्तिदार आपको मिल जाएगा। और बड़े यकीन से ये ख़बर बहुत से सहाफ़ियों ने चलाई और बड़े ऐसे सोर्सेज को कोट करके कि जैसे उनको सारे इस फैसले का पता हो। उस वक्त भी हमने कहा था कि वो ख़बर गलत है। अब एक ख़बर लॉन्च करवाई गई है कि नवंबर में इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी, ताकि नवंबर तक PTI की जो मौजूदा क़यादत है ये किसी किस्म की कोई तहरीक ही ना चलाए, ताकि मौजूदा क़यादत पर किसी भी किस्म का प्रेशर ही ना आए कि ये तहरीक चलाएं, क्योंकि वर्कर्स का जो प्रेशर है ये बढ़ रहा है। वर्कर्स को इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप बजट मंजूर कराते हैं या नहीं कराते। इससे PTI के वर्कर्स और आवाम को इससे इस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो PTI का वर्कर है वो 1050 दिन से इमरान खान साहब की जो कैद है, और अब इमरान खान साहब की कैद तन्हाई जिसमें उनसे कोई मिल नहीं पा रहा, तो उनकी सेहत के हवाले से, उनकी जान और उनकी ज़िंदगी के हवाले से खदशात का इस वक्त हर PTI का वर्कर खदशात का शिकार है।
तो वो तो ये सुनना चाहते हैं, जब भी सुहेल आफरीदी कैमरों पे आते हैं, कैमरों के सामने, तो लोग ये सुनना चाहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आप किस दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं, या क्या आप धरना देंगे या नहीं देंगे। और अगर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वो कभी भी कोई ऐसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि इतने खुफिया हों कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी सहाफ़ी को उसकी इतला ना मिले, या कोई सियासतदान उसके पास इतला ना हो और वो आगे पास ऑन ना कर दे किसी सहाफ़ी को। तो ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब जो इस सूरत हाल में आपने कहा कि कुछ लोग बयानियाँ बना रहे हैं कि इमरान खान साहब रिहा हो गए तो वो बदला लेंगे, और मैंने जब आपने ये कहा तो मैंने देखा कि एक साहब जो हैं वो इस तरह का बयानिया बना रहे हैं और ख़ुद को इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझते हैं या ज़ाहिर करते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं। तो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब 2 से ज़रब दे के सारे बदले लेंगे। तो वो असल में जो मौजूदा ताकतवर हल्के हैं उनको भी डरा रहे हैं और इस हुकूमत को भी डरा रहे हैं, और इसी हुकूमत के कहने पे शायद इस्टेब्लिशमेंट को डरा रहे हैं कि ख़बरदार इमरान खान साहब को आपने इंसाफ नहीं देना। अगर अब भी 10-50 दिन के बाद भी आपने इंसाफ दे दिया तो इमरान खान साहब बड़े मुंतकिम मिजाज हैं, वो 2 से ज़रब दे के आपसे इंतकाम लेंगे। तो ये उनको ये भी पता है कि उनकी अपनी दुकान भी बंद हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है जब खान साहब आ जाएंगे तो इस तरह के जो सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं जिन्होंने कभी न्यूज़ रूम में काम नहीं किया, एडिटिंग नहीं की, और जो गालिबन पहले वकील थे या नहीं थे आई डोंट नो, लेकिन कहा जाता है कि पहले वकील थे, तो उनकी दुकानें बंद। रोज़ उन्होंने एक्सपोज कर दियो, दुनिया जानती की हो गया कि चलिए ना रहन दियो। तो नहीं, वो आपने कहा था ना कि कोई बयानिया बना रहे हैं, तो वो ये नहीं कि मैंने वो ट्वीट देखा जब आपने कहा प्रोग्राम के शुरू में, मैंने कहा मैं देखूं वो कौन से लोग हैं जिनके मुतालिक आपने कहा कि कुछ डाउट भी हुई। कोर्ट रिपोर्टर्स भी हैं उसमें, 3-4 कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, वो दूसरी तरफ से डिफेंड कर रहे थे। ये सिर्फ ये नहीं, और भी लोग इसके अंदर हैं जी। और दो चीज़ें ऐसा और भी इसमें हो रही हैं कि वजारतें तब्दील हो रही हैं। हुकूमत एक तरफ कह रही है कि कोई वजारत तब्दील नहीं हो रही, लेकिन साथ ही ये तस्लीम भी करी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ लिस्टें मंगवाई और इनके ऊपर काम हो रहा है। राना साहब का जी एक इंटरव्यू हुई, कहते हैं कि मोहसिन नकवी बतौर वज़ीर दाखिला ठीक काम करें, वो कहीं नहीं जा रहे, उनकी वजारत यहीं रहेगी। मज़ीद हुकूमत जाने की खबरों के हवाले से उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और जनरल आसिम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान खलूस और एहतराम का रिश्ता बेहतर है। दोनों नेक नीयत हैं और एक दूसरे के गिर्द यानी ये जो ताल्लुक़ है वो घूमता है। और काबीना में तब्दीली के हवाले से उन्होंने कहा कि काबीना की मीटिंग्स में कुछ लोगों से नाराज़ होते रहते हैं वज़ीर-ए-आज़म, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वो कौन है जिससे नाराज़ होते हैं, उन्होंने कहा कि वो रहने दें, अंदर की बात है, इसलिए इस पर खामोश रहते हैं। उनसे सवाल हुआ कि गुजर जाने वाले फ़ौजी सरबराहों में से और अब वाले में क्या फ़र्क, तो राना साहब ने कहा कि बाजवा साहब और सैयद आसिम मुनीर की पर्सनैलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फील्ड मार्शल में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, कंपोज्ड हैं, मामला फ़हम है, जिस बात को दुरुस्त समझते हैं, इस पर लगी लपटी के बगैर बेहतर अंदाज में वो बात करते हैं। तो ये उन्होंने बातें गिरा। साहब जो कंपनी नहीं चलेगी जो बात हो रही थी, लेकिन ख्वाजा साहब तो कह रहे हैं कि राना साहब तो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। देखें, ये राना सनाउल्लाह एंड कंपनी और इसी तरह मियां नवाज शरीफ एंड कंपनी, ये शुरू में जनाब बाजवा के भी ऐसे ही गुन गाते थे। जनाब बाजवा जो हैं, जब इनको आर्मी चीफ बनाया गया था, उससे पहले जो 2014 का धरना था, जब ये रावलपिंडी के कोर कमांडर थे, तो मुस्लिम लीग नून को ये इत्तला मिली कि जो धरना दिया गया है तहरीक इंसाफ का, तो उस धरने के मुतल्लिक एक मनफी राय थी जनाब बाजवा की कि जनाब बाजवा उस धरने के ख़िलाफ़ थे जो कि PTI ने दिया। इनको ये इत्तला मिली अपने ज़राए से, ज़ाहिर है कि इतनी मरतबा ये हुक्मरान में रहे नून लीग, तो उस बुनियाद पे इन्होंने जनाब बाजवा को आर्मी चीफ बनाया। फिर इसहाक डार जो हैं वो उन्होंने इनके साथ बड़ी कुर्बत दिखाने की कोशिश की। इसी तरह फवाद साहब जो हैं, जो फवाद हसन फवाद, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मियां नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे, और बाद में केयर टेकर हुकूमत में भी आए। केयर टेकर तो आप नहीं उसको कह सकते, रजीम चेंज ऑपरेशन जो उससे पहले का दौर था, तो रजीम चेंज ऑपरेशन का बाद का, तो ये इनकी भी कुर्बत थी जनाब बाजवा के साथ। और शुरू में ये बहुत गुन गाते थे जनाब बाजवा के, और जनाब बाजवा के मुतल्लिक ये कहते थे कि जनाब बाजवा भी
एक बहुत जमहूरियत पसंद जर्नैल हैं, और बाद में इमरान खान साहब ने भी ये अल्फाज बोले मुख्तलिफ मौके पे कि जनाब बाजवा जो हैं ये एक सुलझे हुए और जमहूरियत पसंद जर्नैल हैं। लेकिन बाद में हमने देखा कि जनाब बाजवा के दौर में ही मियां नवाज शरीफ नायल हुए, और जनाब बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन लेने के बाद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ रजीम चेंज ऑपरेशन किया। तो इसलिए इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में यानी जनरल राहिल शरीफ को भी अपॉइंट इमरान खान साहब ने किया, मियां नवाज शरीफ ने किया था, और जनरल बाजवा और जनरल राहिल शरीफ ये दोनों ही एक ही ओहदे पर थे जिस वक्त इनको आर्मी चीफ बनाया गया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पिछले जो आर्मी चीफ भी बनाए गए या उससे पहले भी, तो ये कभी भी गारंटी नहीं होती कि वो आपका एक पेज ही रहेगा, वो एक सफ़ा ही रहेगा। वो एक सफ़ा फटने में कुछ दिन ही लगते हैं। जो जनरल फैज़ हमीद की तैनाती के ऊपर जो कुछ हुआ जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के दरमियान, और फिर साइफर के मामले पर आप देखें कि कितनी जल्दी वो सारे मामलात जो हैं वो तब्दील हो गए। और उसके अंदर ये ज़रूर है कि जनरल बाजवा की ज़ाती और माली जो मफादात थे मुबैना तौर पर उनके ससुर के हवाले से और उनके समधी के हवाले से वो भी बहुत अहम थे, क्योंकि उनके समधी जो थे वो उनके मुतल्लिक कहा जाता है कि जनरल बाजवा के साथ रिश्तेदारी के बाद वो बड़ी जल्दी अमीर हो गए, और फिर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ बहुत तेज़ी के साथ अपने ताल्लुकात बनाए, और फिर इसीलिए बहुत जनरल बाजवा तक पहुंच गए मुस्लिम लीग नून के लोग। तो इसके अंदर ये सफ़ा जो है ना, ये फटने में देर नहीं लगती, पता नहीं चलता। इस वक्त जो फैसल वौडा और बाकी लोग जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, यहाँ तक कि ख्वाजा साद रफ़ीक जो कि बड़े ज़ीदक सियासतदान हैं और वर्कर सियासतदान हैं, मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत कम सियासतदान हैं जो कि एक्चुअली वर्कर हैं, जिनमें ख्वाजा साद रफ़ीक भी शामिल हैं। तो इसी वजह से ख्वाजा साद रफ़ीक की बड़ी रिस्पेक्ट भी की जाती है। तो उन्होंने भी अभी एक ट्वीट किया है और उसके अंदर उन्होंने यही तासुर दिया है कि हुकूमत को चलते रहना देना चाहिए, यानी उन्होंने भी इनडायरेक्टली इसी किस्म के खदशात का इजहार किया है कि ये सब जो ख़बरें हैं अचानक कॉलम आने शुरू हो गए हैं, फैसल वौडा साहब ने आ गए हैं, हुकूमत जाने की पेशगोइयाँ की जा रही हैं, तो कि कहीं ना कहीं हुकूमत से इस्टेब्लिशमेंट नाखुश है और कहीं ना कहीं इनकी चूँकि परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, तो उस मामले पर इस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को रुखसत करने वाली है? तो उसका जवाब नफ़ी में है, क्योंकि ये एक कलेक्टिव सर्वाइवल है इस पूरे निज़ाम की। तो जब एक कलेक्टिव सर्वाइवल है तो उसमें फिर ये प्रेशर डाल के मज़ीद स्पेस लेना तो मुमकिन हो सकता है कि मज़ीद स्पेस ली जाए। इस हुकूमत के पास तो पहली स्पेस नहीं है, मज़ीद स्पेस ले ली जाए। तो ये प्रेशर तो है 28वीं तरमीम के मामले पर मज़ीद आसानियाँ इस्टेब्लिशमेंट ले ले उसको पास करवाने के लिए। लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि इस हुकूमत को रुखसत कर दिया जाए? तो उसका जवाब नफ़ी में है। फ़िलहाल इस्टेब्लिशमेंट ये कभी नहीं चाहेगी, और इस तरह की ख़बरें सामने लाने का एक मकसद ये भी होता है कि इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक ख़बरें चलवाएं ताकि हुकूमत पर प्रेशर आए, और दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो कि इस वक्त तहरीक नहीं चलाना चाहती और इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि इस किस्म की कोई तहरीक चले, तो उनको एक जवाज़ मिल जाए कि ठीक है इमरान खान साहब की रिहाई पर काम हो रहा है। बाकी जो आपने वजारतों की तब्दीली की बात की, इसके मुतल्लिक एक बड़ी दिलचस्प इनसाइड स्टोरी हमारे पास मौजूद है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त चूँकि ज़्यादा हो गया तो अगले प्रोग्राम में इसको शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स जी, हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने अल्लाह ने